बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द वॉचर। एक कलाकार खुद को एक जंगल बंकर में 3 अजनबियों के साथ फंसी पाती है। सभी खुद को रहस्यमयी अस्तित्वों के रात के हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी आयरलैंड में एक जंगल में दौड़ते समय जॉन नोटिस करता है कि वह बार बार उसी स्थान पर लौट आता है, यह महसूस करते हुए कि सूरज ढलने वाला है। वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है, हालांकि चढ़ते समय एक शाखा टूट जाती है जिससे वह गिर जाता है। अपनी चोटों के बावजूद वह अपने बैग में एक तेज हथियार की तलाश करता है ताकि वह खुद को रहस्यमयी अस्तित्वों से बचा सके। तभी उसे जंगल से एक आवाज सुनाई देती है। कुछ ही क्षण बाद एक अजीब प्राणी उसे पकड़ लेता है और जंगल में एक गड्ढे में खींच लेता है। इस बीच एक अमेरिकी प्रवासी जिसका नाम मीना है, एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है और अपने फ्री टाइम में ड्राइंग करना पसंद करती है। उस दिन बाद में उसका बॉस उसे अगली सुबह एक तोते को बेलफास्ट के एक चिड़ियाघर में पहुंचाने का काम सौंपता है। उस रात अपनी शिफ्ट के बाद घर लौटते हुए वह तोते को देखती है और उससे अपने दिल की बात कहती है, यह बताते हुए कि उसकी माँ को गुजरे 15 साल हो चुके हैं। मीना फिर तोते को अपनी योजना के बारे में बताती है कि वह उस रात बाहर जाएगी। वादा करती है कि वह सुरक्षित रहेगी। जो तोता दोहराता है एक विग पहनने के बाद। वह एक बार में जाती है जहाँ उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है। जब वह उससे उसका नाम पूछता है तो वह झूठ बोलती है और खुद को कैरोलिन एक बैलेरिना के रूप में पेश करती है। अगली सुबह मीना तोते को पिछली सीट पर रखती है। तोते की आलोचनात्मक निगाह पकड़ते हुए वह उसे बताती है कि पिछली रात खुद को छुपाने के लिए यह कुछ ऐसा है जो वह आमतौर पर करती है। बेलफास्ट जाते समय वह आकस्मिक रूप से तोते से पूछती है कि वह किससे भाग रहा है, लेकिन वह केवल चूं चूं करके जवाब देता है। मीना को अपनी जुड़वा बहन लूसी का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वह उनकी माँ की स्मृति सभा में क्या हुआ इस बारे में अपडेट कर रही थी, जिसे मीना ने अटेंड करना चुना नहीं था। जब लूसी उससे वापस कॉल करने का आग्रह करती है तो मीना उसे अनदेखा कर देती है और ड्राइव करती रहती है। हालांकि जंगल में प्रवेश करने पर उसका फोन और रेडियो सिग्नल गायब हो जाता है। जल्द ही उसकी कार खराब हो जाती है जिससे वह उसे ठीक करने की कोशिश करती है और ये काम अकेले कर नहीं सकती। महसूस करते हुए मीना तोते को लेकर जंगल में और गहराई में मदद के लिए आवाज लगाती है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह वापस जाती है जहां उसने कार छोड़ी थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह गायब हो गई है। बढ़ती हुई घबराहट महसूस करते हुए वह तोते का नाम डार्विन रखती है, ये सोचकर कि अगर उन्हें यहाँ अपने अंतिम पल बिताने पड़े तो कम से कम उसका एक नाम तो होगा। एक झुंड पक्षियों का उसकी दिशा में उड़ता है। एक तेज हवा के झोंके के साथ दूरी में एक सफेद बालों वाली महिला को देखते हुए मीना उसे आवाज लगाती है, लेकिन वह अजनबी भाग जाती है। उस बुजुर्ग महिला का पीछा करते हुए खोई हुई यात्री उसे एक बंकर में प्रवेश करते हुए देखती है। फिर वह अजनबी तुरंत बोलती है, उसे अंदर आने के लिए कहती है। अगर वह अपनी जान की परवाह करती है, बिना हिचकिचाए मीना उस जगह की ओर भागती है जिसे वह बाद में द कूप के नाम से जानती है। दरवाजा बंद करने के बाद मैडलिन खुद को और अपने 2 साथी सियारा और डैनियल का परिचय कराती है। फिर वह बुजुर्ग महिला मीना से कहती है कि वह एक लाइन में उनके साथ खड़ी हो जाए ताकि 2 तरफा शीशे वाली दीवार के पीछे छिपे रहस्यमय वॉचर्स उन्हें देख सके। तभी मैडलिन मीना को आगे बढ़ने के लिए कहती है। जब वह महिला अनुपालन करती है तो समूह अचानक बाहर की आवाजें सुनता है, जिसे बुजुर्ग महिला नए सदस्य का स्वागत करने का इशारा बताती है। इससे अजीब महसूस करते हुए मीना अगले दिन छोड़ने का फैसला करती है, इस विश्वास के साथ कि कूप के लोग पागल है। हालांकि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए वह दूरी में एक डरावना आकृति देखती है जो उसे दौड़ने के लिए मजबूर कर देती है। जंगल के किनारे पर पहुंचने पर उसे एहसास होता है कि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। वापस जंगल में लौटते हुए वह मैडलिन से मिलती है जो चेतावनी देती है कि उसका भागने का प्रयास उसे पागल बना सकता है अगर वह सावधान नहीं रही। वह बुजुर्ग महिला आगे बताती है कि वॉचर्स उन्हें शिकार के रूप में देखते हैं। हालांकि वह मीना को जानकारी देती है कि अपनी आंखें खुली रखकर वह जंगल को नेविगेट करना और अंततः मास्टर करना सीख सकती है। मैडलिन समझाती है कि एक निश्चित प्रोफेसर ने जंगल में कुछ लैंडमार्क बनाए हैं जिनमें से प्रत्येक कूप से आधे दिन की यात्रा पर है। वह बुजुर्ग महिला मीना को सलाह देती है कि अगर वह सीमा के अंदर रहती है तो वह रात होने से पहले बंकर में वापस आ सकती है। हालांकि सीमा को पार करना मतलब होता है कि उसके पास लौटने का कोई मौका नहीं होगा। उस रात वे कूप में वापस लौटते हैं। जब वॉचर्स उन्हें देखते हैं तो डैनियल मीना को उनसे परिचित कराता है। जब मीना पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए तो मैडलिन उसे खुद को रहने की सलाह देती है। इसके बाद सियारा संगीत बजाना और नृत्य करना शुरू करती है, यह मानते हुए कि यह संस्थाओं का मनोरंजन करता है। बाद में मीना एक रियलिटी डेटिंग शो लेयर ऑफ लव का एपिसोड देखती है जो प्रोफेसर का है। अगली सुबह सियारा मीना के साथ जंगल में चलती है। बातचीत के दौरान वह अपने पति का जिक्र करती है जो 6 दिन से लापता है। वह उसे बरो भी दिखाती है जहाँ परियां दिन में छुपती है। बाद में मैडलिन मीना को और नियम समझाती है, जैसे कि आईने की तरफ पीठ न करना, अंधेरा होने के बाद दरवाजा ना खोलना और सीमा रेखा के अंदर रहना। उस रात मीना एक और रियलिटी शो का एपिसोड देखती है। अचानक उसे आईने की दीवार के पीछे से आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा से वह दीवार पर थपथपाती है, परियों से संवाद करने की कोशिश करती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक कि जब वह अपने कान दीवार पर लगाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद परियां वापस थपथपाती
पाती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ जाती है, जो बताता है कि वह इस क्षेत्र में 8 महीने से है और उसने कभी वॉचर नहीं देखा। जिज्ञासु मीना यह देखने का फैसला करती है कि परिया कैसी दिखती है और डैनियल को उसे नीचे उतरने में मदद करने के लिए मनाती है। जब वह बुरो के अंत में पहुंचती है, वह विभिन्न वस्तुएं खोजती है, एक पुराना अखबार, एक कैमकॉर्डर, एक प्लश खिलौना और यहाँ तक कि एक साइकिल, जिनमें से कुछ को वह डैनियल के पास भेजती है। तभी मीना के पीछे एक अजीब सा 6 उंगलियों वाला हाथ दिखाई देता है। डर महसूस करते हुए वह जल्दी से डैनियल को संकेत देती है कि उसे ऊपर खींच ले और प्राणी को देखने का विचार बदल देती है। दोनों फिर से बिना ये बताए मैडेलिन के पास इन वस्तुओं को ले जाते हैं कि उन्हें कहां से मिली। बाद में डैनियल कैमकॉर्डर को ठीक करता है और उसे टेलीविजन से जोड़ता है। वे पहले से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को चलाते हैं और मीना ये प्रस्ताव करती है कि वॉचर्स को आखिरकार देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग करें। उस रात वे कैमकॉर्डर को दुकूप के बाहर स्थापित करते हैं। अचानक वे टेलीविजन स्क्रीन पर एक जोड़ी पैर देखते हैं। उसके बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। जब सियारा को एहसास होता है कि यह जॉन है, मैडेलिन हस्तक्षेप करती है, उसे चेतावनी देती है कि उसे अंदर न आने दे, क्योंकि अभी भी बाहर अंधेरा है। कुछ संदिग्ध महसूस करते हुए मैडेलिन मीना से पूछती है कि उसने पहले क्या किया था। जवाब में मीना स्वीकार करती है कि वह डैनियल की मदद से बुरो में नीचे गई थी। बड़ी ने उसे स्वार्थी और बचकानी होने के लिए डांटा, लेकिन मीना ने जवाब दिया कि उसे पहले ही उनके साथ बंकर में फंसना नहीं चाहिए था। उसी समय सियारा उनकी बहस में बाधा डालती है और बड़ी को याद दिलाती है कि उसका पति अभी भी बाहर है। दरवाजा खोलने की तैयारी करते हुए बड़ी उसे निर्देश देती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में जॉन है, उसे कुछ ऐसा पूछे जो केवल वे दोनों एक कपल के रूप में जानते हो। बड़ी के निर्देशों का पालन करते हुए सियारा जॉन से पूछती है कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन वह जवाब देता है कि उसे नहीं पता। आंसुओं में वह उसे याद दिलाती है कि उसे यह मालूम है, यह उल्लेख करते हुए कि दोनों को वह किताब बहुत पसंद थी। हालांकि जॉन अंदर आने की गुहार लगाता रहता है ताकि वे बात कर सके। घबराई हुई सियारा मैडेलिन से पूछती है कि क्या उसके पति के साथ कुछ गड़बड़ है। मैडेलिन इस याद दिलाती है कि वॉचर्स किसी को नहीं छोड़ते। सियारा फिर जॉन से कैमरे पर खुद को दिखाने के लिए कहती है। हालांकि जैसे ही वे उसका चेहरा टीवी पर देखते हैं, एक वॉचर उसे अचानक खींच लेता है। इसके बाद कैमकॉर्डर का सिग्नल खो जाता है और दर्पण वाली दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है। अगले दिन मैडेलिन वस्तुओं को वापस गड्ढे में फेंकनी है और मीना को नियम तोड़ने के लिए डांटती है। बड़ी के बयान के कारण मीना अपने बचपन को याद करती है, विशेष रूप से जब वह और उसकी जुड़वा बहन अपनी माँ के साथ एक रोड ट्रिप पर थे। छोटी मीना ने जब खिड़की खोली तो उसकी माँ ने उसे खिड़की बंद करने और नियमों का पालन करने को कहा। जिद्दी मीना ने खिड़की बंद की लेकिन फिर से खोल दी, जिससे उसकी माँ नाराज हो गई। जैसे ही उसकी माँ ने उसे डांटा, मीना ने केवल उसकी बातों की नकल की बजाय उसकी बात मानने के। परेशान माँ ने अपने बगल में लगी बटन से खिड़की बंद करने की कोशिश की। हालांकि उसकी बेटी ने अपनी उंगलियां खिड़की पर रख दी जैसे ही वह बंद हो रही थी। मीना फिर दर्द में चिल्लाई, जिससे उसकी माँ ने पीछे मुड़कर देखा और इस कारण कार का एक्सीडेंट हो गया। महीने गुजरते हैं और सर्दी आ जाती है, लेकिन मीना और बाकी सब अभी भी जंगल में है। एक दिन अपने नोटबुक में लैंडमार्क का स्केच बनाने के बाद कलाकार पेड़ों को चिन्हित करती है और फूल इकट्ठा करती है। वापस दी कूप जाते समय वह मैडेलिन को डैनियल को डांटते हुए सुनती है। जब मीना बंकर में प्रवेश करती है तो वह दर्पण वाली दीवार के सामने एक तबाह हुई सियारा को देखती है। हालांकि वह उसे ऐसे ही छोड़ देती है और रियलिटी शो देखती रहती है और फर्श पर बैठकर जंगल का नक्शा पूरा करने के लिए स्केच बनाती है। अचानक मीना देखती है कि सियारा गायब हो गई है। दरवाजा खुला देखकर वह बाहर भागती है और सियारा को बरो के सामने पाती है, जो अपने पति के साथ रहने के लिए नीचे जाना चाहती है। जैसे ही वह हस्तक्षेप करती है, उन्हें डैनियल की चीख सुनाई देती है और वे पाते हैं कि वह मैडेलिन को बांध रहा है। जब वे उसके पास जाते हैं तो वह भाग निकलता है, जिससे सियारा उसका पीछा करने लगती है। मीना मैडेलिन को खोलती है, उसे बताती है कि उन्हें तुरंत दी कूप लौटना चाहिए। हालांकि जब वे बंकर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैनियल ने दरवाजा बंद कर दिया है। जल्द ही पक्षी दिखाई देने लगते हैं जो रात के आने का संकेत देते हैं। कोई और विकल्प न होने पर दोनों शाखाओं के पीछे छिप जाते हैं ताकि वॉचर्स से बच सके। इस बीच सियारा डैनियल से पूछती है कि उसने मैडेलिन और मीना पर दरवाजा क्यों बंद किया, जिससे वह समझाता है कि चीजें बदलने की जरूरत है। वे फिर दर्पण वाली दीवार के सामने खड़े होते हैं। अपने छिपने के स्थान से मैडेलिन और मीना आखिरकार देखते हैं कि ये प्राणी कैसे दिखते हैं। वे लंबे हो जाते हैं और सियारा और डैनियल को देखने के लिए दर्पण वाली दीवार की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यह जानकर कि 2 इंसान गायब है, वॉचर्स अचानक उनकी तलाश में लग जाते हैं। जब प्राणी चले जाते हैं तो मीना और मैडेलिन फिर से द कूप में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। डैनियल को मनाने के लिए मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी और दुर्घटना के दिन की कहानी बताती है, खुद को दोषी मानते हुए और डैनियल के मुकाबले खुद को एक बुरा इंसान समझते हुए। इस कारण से वह दरवाजा खोल देता है और मैडेलिन और मीना अंदर दौड़ जाते हैं। जब वे सब एकत्र हो जाते हैं तो समूह फिर से दर्पण वाली दीवार का सामना करता है। जब वे साथ खड़े होते हैं, मैडेलिन बताती है कि वह कभी उनसे झूठ नहीं बोलेगी। वह बताती है कि उसने पहले ही एक प्राणी को शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह एक के करीब आई तो उसे ऐसा लगा कि वह अपना दिमाग खो देगी। वॉचर को अपने ही रूप में लेकिन एक अलग रूप में वर्णित किया, पतली और लंबी।
उसने यह भी बताया वॉचर्स को परी भी कहा जाता है। मैडलिन समझाती है कि ये प्राणी उन्हें इसलिए देखते हैं ताकि वे उनके रूप की नकल कर सके, इसीलिए वे उन्हें कभी जंगल से जाने नहीं देंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वे वॉचर्स को अपनी आवाजों की नकल करते हुए सुनते हैं। घबराहट में वे जल्दी से फर्नीचर को दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए हटा देते हैं। कुछ सेकंड बाद वे कालीन के नीचे एक हैच खोजते हैं। डैनियल उसे खोलता है जिससे एक गुप्त तहखाने का रास्ता खुल जाता है। जैसे ही वे सब उसमें उतरते हैं, उनके आसपास की दीवारें गिरने लगती है। भूमिगत वे स्केच से भरी दीवारें और खाद्य सामग्री से भरी अलमारियां देखते हैं। मीना एक कंप्यूटर देखती है और उसे इस्तेमाल करना शुरू करती है। वह प्रोफेसर रोरी किलमार्टिन की वीडियो डायरीज खोजती है जिसने इन रहस्यमय प्राणियों का अध्ययन करने के लिए द कूप बनाया था। एक वीडियो में प्रोफेसर ने समझाया कि प्राणी केवल देख रहे थे। दूसरे वीडियो में उन्होंने एक मुठभेड़ का वर्णन किया जहां एक वॉचर उनके सामने एक लाल बालों वाली लड़की के रूप में प्रकट हुआ था, प्राणियों की दूसरों में बदलने की क्षमता को प्रकट करते हुए। जैसे ही समूह और एंट्रीज देखता है, वे खोजते हैं कि प्रोफेसर ने एक वॉचर को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया था ताकि उससे बातचीत करने की कोशिश की जा सके। जब वे आखिरी वीडियो डायरी तक पहुंचते हैं, समूह देखता है कि प्रोफेसर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वे जंगल से बाहर निकलने के लिए पक्षियों का अनुसरण करें और नदी पर उनकी नाव का उपयोग करें। वह एक निर्देश भी जोड़ते हैं, उन्हें बताते हैं कि वे जो कुछ भी पाते हैं उसे नष्ट कर दें और विश्वविद्यालय जाएं ताकि उनके अन्य नोट्स को हटा सकें क्योंकि उनका शोध बेकार था। वीडियो इस दृश्य के साथ समाप्त होता है कि प्रोफेसर द कूप में चढ़ रहे हैं। फुटेज में गोलियों की आवाज सुनकर समूह मानता है कि रोरी ने खुद को और जिस वॉचर को उन्होंने पकड़ा था उसे खत्म कर दिया। इसके बाद सियारा प्रोफेसर की एक टेप बजाती है और डैनियल को नृत्य के लिए आमंत्रित करती है। अगले दिन समूह द कूप छोड़ देता है। प्रोफेसर की सलाह का पालन करते हुए वे तोते को जंगल के बाहर निकलने के रास्ते पर ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पत्थर का निशान मिलता है। यहाँ मैडलिन ने बताया कि यह परियों का कैदगाना है जो इंसानों के साथ उनके संघर्ष के बाद बना। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं रास्ता खोजने के लिए। अपनी यात्रा के मध्य में सियारा को ठंड महसूस होती है, लेकिन मैडलिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वे डार्विन का पीछा करने में जुटे रहते हैं। जल्द ही पक्षियों का एक झुंड आता है जो संकेत देता है कि वॉचर्स जल्द ही प्रकट होंगे। वे भागते हैं पक्षियों का पीछा करते हुए और अंततः जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जब वे प्रोफेसर की नाव तैयार कर रहे होते हैं, सियारा को एहसास होता है कि डैनियल गायब है। जब वह पीछे देखती है तो वह देखती है कि वह जॉन के साथ जंगल से बाहर आ रहा है। सियारा तुरंत उसे चेतावनी देती है कि वह व्यक्ति उसका पति नहीं है। सही ही वॉचर अपनी असली पहचान प्रकट करता है और डैनियल की जान ले लेता है, जिससे सियारा जल्दी से भाग जाती है। जैसे ही वे नाव चलाते हैं, वॉचर जॉन का रूप धारण कर डैनियल की नकल करता है। अन्य परियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। अगले सुबह बचे हुए लोग एक बस में सवार होते हैं। पीछे की सीट पर बैठी मीना आराम महसूस करती है और एक अन्य यात्री से संगीत बढ़ाने के लिए कहती है। फिर वह बताती है कि वह विश्वविद्यालय जाकर प्रोफेसर की इच्छा पूरी करना चाहती है। शहर पहुंचकर मीना अपने अपार्टमेंट लौटती है। नहाने के बाद वह आईने में देखती है और उस दिन को याद करती है जब उसकी माँ का निधन हुआ था, यह याद करते हुए कि कैसे लूसी ने उनकी निर्जीव माँ को गले लगाया था जब वे वाहन से निकाले गए थे। अगले दिन मीना विश्वविद्यालय जाती है, रोरी की रिश्तेदार बनकर। प्रोफेसर के कार्यालय में प्रवेश करने पर एक फाइल रिकॉर्डर और एक स्क्रॉल पाती है। वहाँ वह जानती है कि इंसान और परियां शांतिपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में रहते थे और कुछ ने मिलकर हाफलिंग्स को जन्म दिया था जो दिन की रोशनी में जीवित रह सकते थे। एक अन्य कमरे में वह एक टेपेस्ट्री पाती है जो परियों और इंसानों को दर्शाती है। हालांकि इसके तुरंत बाद वह प्रोफेसर की फाइलों का और गहनता से अध्ययन करते हुए चौंक जाती है। अपनी चौंकाने वाली खोज के बाद मीना सियारा के घर दौड़ती है। वह उसे रोरी और मैडलिन की मिली हुई एक फोटो दिखाती है जो प्रोफेसर की पत्नी निकली। हालांकि मीना यह भी बताती है कि मैडलिन का बहुत पहले निधन हो गया था। एक शोक संदेश के अनुसार सुराग जोड़ते हुए उसे एहसास होता है कि बंकर में मिली मैडलिन असल में प्रोफेसर द्वारा पकड़ी गई वॉचर थी जिसने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया था। बाद में वे मैडलिन के आगमन का इंतजार करते हैं। जल्द ही एक कार आती है। जब मीना देखती है कि सियारा कार से उतर रही है तो उसे जल्दी से एहसास होता है कि वे पूरी समय मैडलिन से बात कर रही थी। जैसे ही असली सियारा घर में प्रवेश करती है, वॉचर जल्दी से जॉन का रूप धारण कर उसे बेहोश कर देता है। यह देखकर मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन परियां उसका पीछा करती है। फिर वह प्राणी शिकायत करता है कि परियां एक बार देवता थी और यह सब इंसानों की वजह से खत्म हो गया। डैनियल का रूप धारण करते हुए वॉचर मीना को आईने के खिलाफ फेंकता है, उस पर अविश्वास का आरोप लगाते हुए, क्योंकि उसे उसका गहरा रहस्य पता है। मीना के किसी को न बताने के वादे के बावजूद
परी उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके लिए आभार व्यक्त करती है कि उसने उसे जंगल से बाहर निकलने में मदद की। फिर वॉचर मेडेलिन का रूप धारण करती है और मीना को साथ ले जाती है। बगीचे में वह बताती है कि उसका नाम एनरियोचतन है। वह साझा करती है कि वह दिन में चल सकती है, अन्य परियों के विपरीत। हालांकि इस क्षमता के कारण उसे नीचा दिखाया जाता है। वह जोड़ती है कि जब प्रोफेसर जंगल में आए तो उन्होंने उसे बाहर निकलने में मदद करने का वादा किया। हालांकि जब उसने उसे गोली मारने की कोशिश की तो उसने धोखा महसूस किया, जिससे उसने उसे खत्म कर दिया। प्रोफेसर के रूप में उस इकाई को देखकर मीना घर की ओर दौड़ती है कि सियारा को खोज सके। हालांकि उसने केवल दरवाजे के बाहर एनरियोचतन को सियारा के रूप में देखा। जब वॉचर प्रस्ताव करती है कि वे इसे बराबरी पर खत्म करे, मीना उसे अंदर जाने देती है। केवल वह उसे खत्म करने का प्रयास करती है। मीना की उसे रुकने की प्रार्थना के बावजूद एनरियोचतन इशारा करती है कि वह बचाने के लायक नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को छोड़ दिया और अपनी माँ की जान ले ली। संघर्ष करते समय मीना जल्दी से महसूस करती है एनरियोचतन अन्य परियों से क्यों अलग है। वह उसे बताती है कि वह हाफलिंग है, जिसका मतलब है कि वह आधी मानव है। जब परी उस पर विश्वास नहीं करती है तो मीना बताती है कि उसमें इंसानी गुण है, जैसे ईर्ष्या, घृणा, प्रेम और क्षमा। फिर मीना एनरियोचतन से कहती है कि वह उस भावना के साथ सहानुभूति रख सकती है जो उसने अपनी माँ के साथ किए गए काम के कारण महसूस की है। हालांकि वह उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अपने जैसे अन्य हाफलिंग्स को ढूंढे ताकि वह और अकेला महसूस न करे। मीना के शब्दों पर विचार करने के बाद एनरियोचतन रूप बदलती है, अपने पंख प्रकट करती है। उड़ान भरने से पहले वह आखिरी बार महिला को देखती है, आशा करती है कि वह सही है। वॉचर के जाने के बाद मीना जल्दी से सियारा की देखभाल करती है, उसे कसकर गले लगाती है। अगली सुबह मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से सुलह करती है, जंगल में अपने अनुभवों को साझा करती है और मेडेलिन को दूसरों में देखने की अपनी भावना को स्वीकार करती है। बाद में लूसी के बेटे अपनी आंटी को एक ड्राइंग दिखाते हैं जिसमें वह डार्विन के साथ है, जिसे उसने पालतू जानवर के रूप में रखने का फैसला किया है। बाहर मेडेलिन एक लड़की के रूप में छिपी अपार्टमेंट की खिड़की को देखती है, ये पुष्टि करते हुए कि वह अभी भी मीना की निगरानी करती है।